देखिए, राजनीति वो जिन है जिसे कभी भी बोतल में बंद नहीं किया जा सकता, खासकर हमारे देश में तो बिल्कुल भी नहीं। जहां उन मुद्दों पर भी राजनीति यहां होती है जहां लगता है कि ये ठीक नहीं, लेकिन देश में इन दिनों नेम प्लेट पर राजनीति हो रही है और जमकर हो रही है। दुकानों, ढाबों और होटल्स पर नाम लिखने के फरमान ने यूपी नहीं बल्कि देश की सियासत को गरमा दिया है। विरोधी फैसले पर सवाल उठा रहे हैं तो कांवड़ रूट पर 18 साल पुराने कानून को सख्ती से लागू करने का आदेश देकर बीजेपी ने फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर मजबूती से खड़े होने का संदेश दे दिया है। इसके साथ ही हाल ही के दिनों में बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से दिए गए बयान से भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी कट्टर हिंदुत्व की ओर वापस लौट रही है? सबका साथ, सबका विश्वास में क्या विश्वास अब कम हो रहा है? इन सवालों के जवाब सबूतों, बयानों और तस्वीरों के साथ विस्तार से समझना जरूरी है। लिहाजा आपको ये रिपोर्ट बड़े गौर से देखनी है। हिंदू की दुकान है, ये मुस्लिम की दुकान है, वो देखेंगे, नाम पढ़ के देखेंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता। दूध बेचते हैं तो कावड़े के लिए दूध बेचते हैं, कावड़े खूब आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। राजनीति है, ठीक है, जैसे योगी जी का आदेश हुआ सबने मान लिया, बात कर। कोई घटना ना हुए, भोलों के साथ अब आसानी से अपने मंजिल तक पहुँच कर जल चढ़ाऊंगा। योगी का कहना सही है जी, योगी एकदम बढ़िया है। बोर्ड तो होना चाहिए। अब मेरा नाम है अतुल, तो अतुल रहना चाहिए। मैं कोई और से नाम रख लूं, कोई क्या फायदा उससे। क्लासिक जूस कॉर्नर का नाम वही रहा, बस साथ में प्रोपराइटर मोहम्मद मुराद का नाम जुड़ गया। क्यों है ना लजीज होटल का नाम भी नहीं बदला, सिर्फ प्रोपराइटर मोहम्मद समीर का नाम जुड़ गया। और क्लासिक कन्फेक्शनरी वाले मोहम्मद नईम को भी दुकान के साइन बोर्ड पर अपना नाम लिखवाना पड़ा। इंडिया स्वीट्स सरताज खान की दुकान हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो किसी की दलील है कि नाम में ही तो सब रखा है। हफ्ते भर से देश के सियासी गलियारों से लेकर शहर के चौक चौबारों तक यही मुद्दा है, यही बहस है। इस बहस में आम आदमी शामिल है, नेताजी हैं और बाबा जी भी शामिल हैं। सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता। उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। कोई धार्मिकता की चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जाति सूचक नाम लिखना होगा, ना ये लोकतांत्रिक मूल्यों में है, ना कानून इजाजत देता है, ना संविधान कहता है। नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। अगर नाम लिखा होगा तो आम आदमी का प्रचार हो सकता है, इसलिए यह फैसला उचित है। आप होटल बंद नहीं करा रहे, आपका ढाबा, आपकी दुकान बंद नहीं करा रहे, लेकिन आप अपना नाम सही से लिखिए कि ये नाम की दुकान है। ये जिसका मन करे खाए, जिसका मन न करे न खाए। और इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वाकई साधुवाद की पात्र है, जिसने पहली बार ऐसा कदम उठाया। हिंदू हो या मुसलमान, ठेले पर, दुकान पर, ढाबे पर और होटल के बाहर नेम प्लेट लगानी ही होगी। जब से ऑर्डर आया तभी से देश की राजनीति गरमाई हुई है। किसी को फैसला रास नहीं आ रहा तो कई लोग खुश हैं। नाम तो होना चाहिए उस पे। अब किसी भी होटल में थोड़ी बढ़ जाएंगे हम किसी मुसलमानों के ढाबे में रुक जाएंगे तो उनमें क्या, हमें क्या पता से पहले उनमें मांस मदिरा कुछ मिला के उस बर्तन में यूज होता हो, फिर हमें खिलाया जा रहा हो। तो इस हमें हिंदू में कुछ वैष्णव ढाबे होते हैं, उनमें शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है। यात्रा चल रही है, उसमें झूठ कपट कुछ नहीं चलता। योगी बाबा ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। जय भारत, जय हिंद। अच्छा, योगी बाबा का फैसला बिल्कुल मंजूर है जी। एक मछली की वजह से वो पूरे तालाब गंदा कर देती है। कुछ एक आते होटल ढाबे वाले ने पूरे उसको गंदा कर दिया। दुकानों के साइन बोर्ड पर नाम लिखने का फरमान लागू कराने की शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई। विवाद हुआ तो पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। अब तो मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक योगी के मुजफ्फरनगर मॉडल की डिमांड होने लगी है। ये लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की पवित्रता से जुड़ा हुआ मामला है, और इस बात को लेकर करके उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की सराहना आज पूरे देश के अंदर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार की सरकार और झारखंड की सरकार को भी उस रास्ते में पड़ने वाले
दुकानदारों को अपने नेम प्लेट लगाने चाहिए। ST, SC, दलित, माइनॉरिटीज या अन्य लोगों का जाति सूचक नाम लिखना होगा। ना ये लोकतांत्रिक मूल्यों में है, ना कानून इजाजत देता है, ना संविधान कहता है। क्या हिटलर की तरह दुनिया चलेगी? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन करीब 18 साल बाद दुकानों और कारोबारी ठिकानों पर मालिकों का नाम लिखने के कानून को सख्ती से लागू करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक ये कि जो लोग इस कानून को सिर्फ कागजी मान रहे थे, उन्हें एहसास कराया है कि जो कानून बना है वो सख्ती से लागू भी होगा। और दूसरा ये, विपक्ष को क्लियर मैसेज पहुंच चुका है कि सीएम योगी अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ उसी मजबूती से खड़े हैं जिसके लिए वे जाने जाते हैं। इसलिए सवाल ये है कि क्या सबका साथ सबका विकास का नारा कमजोर हो चुका है? क्या बीजेपी खांटी हिंदुत्व की ओर लौट रही है? और क्या इसकी वजह आने वाले चुनाव हैं? इस साल देश के 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा शामिल हैं। लेकिन उससे पहले यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उनमें गाजियाबाद सदर, मिल्कीपुर, कटेहरी, फूलपुर, मछुआ, मीरापुर, खैर और कुंदर की विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि 3 सीटें बीजेपी और एक सीट निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। इनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां के विधायक सांसद बने हैं, जबकि सीसामऊ पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा के बाद सदस्यता चले जाने के चलते चुनाव होगा। इन 10 सीटों में गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर कांवड़ यात्रा वाले इलाके में हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर सरकार के फैसले से लोकसभा चुनाव में बिखरे हिंदू मतदाता एकजुट होंगे तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। यही वजह है कि विपक्ष नेम प्लेट वाले फैसले को लेकर सरकार पर बिफर रहा है। ये सियासत इन्होंने इसलिए की है कि 10 उपचुनाव अभी हैं, उनमें ध्रुवीकरण करने के लिए इन्होंने ये सियासत की है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब समझती है और 10 के 10 चुनाव ही हारेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस अलोकतांत्रिक आदेश को तत्काल स्वतः संज्ञान लेकर इसको नष्ट करना चाहिए। हम लोग सदन में भी इस बात को निश्चित रूप से उठाएंगे। हाल के लोकसभा चुनाव में यूपी में हार के बाद बीजेपी में घमासान को लेकर के कई खबरें आईं। विपक्ष भी आपदा को अवसर में परिणत करते हुए सीएम योगी की प्रखर हिंदुत्व की छवि को कमजोर बताने में जुट गया। मगर आला कमान ने न सिर्फ इन सभी अफवाहों की हवा निकाल दी, बल्कि इस बात का भी संकेत दे दिया कि योगी हिंदुत्व के आज भी बड़े ब्रांड हैं। सवाल ये कि क्या दूसरे राज्यों में भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा? इस सवाल का जवाब बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के हाल ही में आए बयानों से मिल जाता है। राष्ट्रवादी मुस्लिम आपनाराও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। अगर ये आजादी के समय सारे मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज तौकीर रजा जन्म ही नहीं लेता। ये जो कुछ रह गए, जो कहते हैं मैं अपनी मर्जी से नहीं रहा, मैं कहता हूं उस समय के मौलाना ने साजिश के तहत इन्हें रोका कि आने वाले दिन में फिर भारत में हम शरिया कानून और गजवाए हिंद की सोच रखेंगे। मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। हम जिला की जिला खो चुका हूं। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। एक एक कर बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के बयान सामने आए और तीनों के बयान के सुर आपस में मिलते जुलते नजर आए। ये और बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने बाद में सफाई दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। गिरिराज सिंह यूपी के बरेली के मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान पर जवाब दे रहे थे और हिमंता बिस्वा शर्मा असम की डेमोग्राफी यानी आबादी वृद्धि के बदलाव पर बात कर रहे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के झारखंड सह प्रभारी हैं और झारखंड में चंद महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने
असम में मुसलमानों की आबादी बढ़ने वाला बयान गुवाहाटी में दिया, लेकिन बात झारखंड में बदल रही डेमोग्राफी की भी की। बोले कि झारखंड के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 30% तक पहुंच गई है। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची में थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या बोले, सुनिए। आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या हम सुरक्षित करें। बिहार से घुसपैठ हो रही है, वो घुसपैठ यहाँ के युवाओं की नौकरियों को खा रही है। हमारी आबादी के अंदर घुसपैठिए नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और हेमंत सोरेन आंख मूंदकर वोट बैंक बढ़ाने में पड़े। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। देश की 461 में से 32 जनजातियां झारखंड में रहती हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में पिछले कुछ दशकों के दौरान आदिवासियों की आबादी घटने की बात सामने आई है। इसके लिए अवैध घुसपैठ को जिम्मेदार बताया जा रहा है। यही वजह है कि इस बार आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कहते हैं कि युद्ध और राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, इसलिए माना जा रहा है कि यूपी में लोकसभा चुनाव में हुई हार ने बीजेपी को प्रखर हिंदुत्व के ट्रैक पर लौटने का एक मौका और दे दिया है। मगर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वजह सिर्फ इतनी है? अयोध्या भगवान राम की नगरी, जहां आस्था और आध्यात्म का संगम है। उसी अयोध्या में 500 साल बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या का कायाकल्प हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फैजाबाद में चुनावी हार बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं थी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद इस सीट पर बीजेपी को 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, और जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी इस सीट पर कोई पहली बार नहीं हारी है। 2014 के बाद बीजेपी ने फैजाबाद सीट पर लगातार जीत हासिल की थी। इस बार राम मंदिर बनने से भगवा पार्टी को फिर से जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैजाबाद के साथ ही बीजेपी ने 29 सीटें खो दी, जिनमें से कई सीटें उस रूट पर पड़ती थीं जिसे राम वन गमन पथ माना जाता है। यही वजह है कि फैजाबाद में मिली जीत से इंडिया गठबंधन को नई एनर्जी मिल गई, जिसकी झलक संसद में भी उस वक्त नजर आई जब राहुल गांधी ने भगवान शंकर की तस्वीर के सहारे बीजेपी को घेरा। इतना ही नहीं, विपक्ष ने पब्लिक के बीच ये संदेश देना शुरू कर दिया कि बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की धार कुंद हो रही है। इसीलिए भगवा पताका थामने वाली पार्टी ने विरोधियों को क्लियर मैसेज देना शुरू कर दिया। मसलन यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट लिखना जरूरी कर दिया गया। लखनऊ में ध्वस्त अकबर नगर को सौमित्र वन नाम दे दिया। शुभेंदु, गिरिराज सिंह और हिमंता ने मुसलमानों को लेकर बयान दिए। तीनों नेताओं के बयानों का बीजेपी के किसी बड़े नेता ने विरोध नहीं किया। साफ है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की प्रखर हिंदुत्व की इमेज नजर आ सकती है, क्योंकि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इनमें देश का दूसरा सबसे बड़ा सियासी सूबा महाराष्ट्र भी शामिल है, जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए क्या बोले, सुनिए। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो, और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस और शरद पवार पर भी तीखा हमला बोला। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है
तो शरद पवार है। भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कहकर देता। महाराष्ट्र में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जानती है कि चुनौती बड़ी है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटों की संख्या 2019 में मिली 23 सीटों से घटकर महज 9 रह गई, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 7 सीटें हासिल की और उप मुख्यमंत्री अजित पवार वाली एनसीपी सिर्फ 1 सीट हासिल कर पाई। दिल्ली में ऐतिहासिक जनादेश के साथ बीजेपी को सत्ता पर बिठाने में यूपी के साथ ही महाराष्ट्र अहम राज्य रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रखर हिंदुत्व की राजनीति के पटरी पर लौटने की वजह सिर्फ इतनी ही है? जो पिछड़ी जातियां, जो दलित जातियां, जो भाजपा जो 2014, 2017, 2022 और 2019 में जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था, उन्होंने, उनके बड़े हिस्से ने जिस तरह से भाजपा को छोड़ा और विपक्ष का दामन थामा है, खासकर अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो जिस तरह कारगर हुआ है उत्तर प्रदेश में, भाजपा ने उसकी काट के लिए एक बार फिर से अपनी हिंदुत्व की राजनीति को धार दे करके और दोबारा हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की राजनीति को शुरू करने की एक कोशिश की है। अपने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जो आदेश लागू किया है दुकानों पर, कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर, ढाबों पर, तो मुझे लगता है कि ये भाजपा की एक कोशिश है अपनी हिंदुत्व की राजनीति को एक नई धार देने की। लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट बैंक के बंटने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि भगवा दल हार्डकोर हिंदुत्व की ओर लौट रहा है।